हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और शुरुआत करेंगे आज हम चंद्रगुप्त मौर्य से, मौर्य साम्राज्य से। मगध पे मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे सम्राट के विषय में बात करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत महान थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश में दो ही महत्वपूर्ण शासक होते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा अशोक, सम्राट अशोक, जिनकी महानता पूरे विश्व में आज भी इन्हें महान सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या ये सम्राट अशोक युद्ध के कारण जाने गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सम्राट अशोक जो जाने गए थे वो अपने धर्म की नीति के कारण जाने गए थे। अभी बात करेंगे हम कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, कर्नाटक के क्षेत्र तक जाता है। कर्नाटक वर्तमान आज कर्नाटक, ठीक है, इस क्षेत्र तक। वहीं पर देखिए, आप देखेंगे कि मैं जब बताऊंगा कि 298 ईसा पूर्व में, मैंने बताया भी था इससे पहले वाली क्लासों में कि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग देते हैं संलेखना विधि से। चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व ये मौर्य साम्राज्य के उत्थान की अवधि है, जब मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की अवधि की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 322 ईसा पूर्व, जबकि इसकी समाप्ति होती है 184 ईसा पूर्व। तो पहले हम बात करते हैं पहले इसके प्रथम संस्थापक की। प्रथम संस्थापक कौन था? संस्थापक आपने नाम सुना होगा। देखिए, मौर्य से आ रहा है तो आप जान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का प्रथम संस्थापक था। लेकिन वहीं अगर हम अंतिम संस्थापक की बात करें तो इस वंश का जो अंतिम संस्थापक था उसके अगर हम नाम के उल्लेख की बात करें तो इसमें मैंने बताया भी था वहाँ पे कि बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ एक पर्सन था। ठीक है, बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक होता है और इसके सेनापति का नाम होता है क्या? सेनापति का नाम होता है पुष्यमित्र। क्या होता है? पुष्यमित्र इसके सेनापति का नाम होता है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक होता है नाम होता है इसका बृहद्रथ। इस वंश का अंतिम शासक होता है और बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और फिर बाद में एक नए वंश का उदय होता है मगध पर, जिसे कहते हैं हम शिशुनाग वंश। सॉरी, शुंग वंश। शिशुनाग नहीं, शुंग वंश, सॉरी। ठीक है, शिशुनाग वंश नहीं, शुंग वंश। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात आती है कि मौर्य वंश की स्थापना क्यों हुई। देखिए, इससे पहले मैं एक कहानी बता देता हूँ कि जब मगध पर एक वंश था। ठीक है, मगध पर जो वंश आते हैं अभी तक जो हमने देखे, पहला होता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के नाम से इसे जानते हैं हम। मगध पर जो वंश आता है जिसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं हर्यक वंश के नाम से। ठीक है, हर्यक वंश पढ़ा भी है हमने, हर्यक वंश को लेकर के पढ़िया, इसके बारे में हमने बात भी की थी हर्यक वंश को लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने इसमें चीज़ें पढ़ी, हर्यक वंश के बाद जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। संस्थापक इसका शिशुनाग ही होता है। उसके बाद नंद वंश आता है इस पर, नंद वंश में दो ही शासक होते हैं, एक का नाम होता है महापद्म नंद और जो दूसरा होता है घनानंद। देखिए, एक बार हुआ क्या था, घनानंद का जो सेनापति था और घनानंद जो था, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। जो घनानंद का सेनापति था, जो सेनापति उस समय सेनापति जो होता था, देखिए सेनापति सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था उस समय, क्योंकि सेनापति के हाथ में ही सेना की पूरी पावर होती थी। और सेनापति और घनानंद के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है आपस में इन दोनों के में। तो उस चीज़ को लेकर के इसका सेनापति इससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ठीक है, इससे बदला लेना चाहता है कि मैं घनानंद से किसी न किसी प्रकार से बदला लूँ। अब होता क्या है कि एक बार घनानंद दरबार लगाता है अपने। दरबार तो आप जानती हैं, दरबार का मतलब होता है कि दरबार में कुछ जो महान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण उस समय पुरोहित ब्राह्मण ही होते थे। ठीक है, और जो विद्वान लोग होते थे उनकी एक सभा बुलाई जाती थी, तो इनके लिए एक दरबार लगाया जाता था, उन्हें सम्मान देने के लिए। ठीक है,
और जो राजा के दरबार में जो व्यक्ति आता था उनकी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती थी, और राजा की तो बढ़ती ही थी क्योंकि राजा के दरबार में बहुत ज़्यादा महान विद्वान आए हैं। अब हुआ क्या था कि ये जो घनानंद था ये काले लोगों से ज़्यादा जलता था, ठीक है, काले लोगों से ज़्यादा जलता था। ये काले लोगों को देख करके इसके मन में क्रूरता आ जाती थी, यानी काले लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। हुआ क्या था कि इसके जब सेनापति को बदला लेना था तो इसने अपने दरबार में अनाउंसमेंट करवाया, अपने राज्य में अनाउंसमेंट कराया कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी विद्वान व्यक्ति हैं, मेरे दरबार में आए, उपस्थित हों। अब इस काम को इसने अपने सेनापति को ही सौंपा था। अब इन्होंने क्या हुआ था उस समय कि इसके सेनापति को पता था कि ये काले लोगों से डरता है। उस समय इसने आमंत्रित किया था चाणक्य को। चाणक्य उस समय तक्षशिला के एक आचार्य थे। तो तक्षशिला तक यानी किसको आमंत्रित किया जाता है? चाणक्य को आमंत्रित किया जाता है। इसके द्वारा, इसके सेनापति के द्वारा चाणक्य को आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। घनानंद के सेनापति के द्वारा चाणक्य को आमंत्रित किया जाता है। और इसका जो दरबार में जो सिंहासन लगाया जाता है वो बिल्कुल घनानंद के सामने लगाया जाता है। किसके सामने? घनानंद के सामने बिल्कुल उसका सिंहासन लगाया जाता है। ये और उस जगह पर सिंहासन लगाया जाता है कि जहाँ पर जैसे ही घनानंद प्रवेश करे दरबार में और उसकी दृष्टि सीधी सीधी किस पे पड़े? चाणक्य पे पड़े। चाणक्य का दरबार, चाणक्य का जो सिंहासन था इतना ऊंचाई पे लगा दिया कि उसकी बराबरी लेवल पे, यानी एक सम्राट जो था घनानंद, उसके बराबर लेवल पे एक सिंहासन लगाया और उसको वहां पर बैठा दिया। और जैसे ही दरबार में उसने प्रवेश किया घनानंद ने, तो इसकी दृष्टि सीधी किस पे गई? चाणक्य पे गई। और जो इनको देख करके ये क्या हो गया था? आग बबूला हो गया। अब इस चीज़ को लेकर के इसने क्या काम करा? चाणक्य को वहाँ पर उतारा गद्दी से और कहा कि तुम्हारे इतना साहस कि तुम एक सम्राट के आगे बैठे हुए हो, ठीक है। और काले लोगों से जलता था, इनका रंग सांवला था चाणक्य जी का, और इस चीज़ को लेकर के इन्होंने अपमान कर दिया। किसका? चाणक्य का। किसने? घनानंद ने। तो घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाता है। तो इस चीज़ का अपमान जब कर दिया जाता है तो चाणक्य इसी समय दरबार में यहीं पर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हे घनानंद, जब तक मैं तेरे समूल वंश को नाश न कर दूं तब तक मैं अपनी जटाओं को नहीं बांधूंगा। जटाएं खोल लेते हैं, इनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, नहीं मतलब बाल खोल लेते हैं और ये प्रतिज्ञा लेते हैं दरबार में कि हे घनानंद, कि जब तक मैं तेरे समूल वंश को नाश न कर दूंगा तब तक मैं अपनी जटाएं नहीं बांधूंगा। अब होता क्या है कि उसी समय ये वहाँ से चले जाते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा, ठीक है, तो वहीं पर ही मगध में ही, मगध जो था वनों से घिरा हुआ क्षेत्र था, तो ये भी वन में जा रहे होते हैं और इनकी मुलाकात वन में ही एक बालक से होती है। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? अभी एक कहानी ये है, अभी बताऊंगा, एक कहानी तो ये भी है। तो उसकी मुलाकात एक बालक से होती है। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य उस बालक का नाम था। और उस समय जो ये बालक थे, कई बालक थे, ठीक है, उनमें एक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक खेल खेल रहे थे, खेल। उस खेल का नाम था राजकीलम। क्या नाम था? राजकीलम। राजकीलम उस खेल का नाम था, ठीक है। आज कहानी, अब मैं कहानी बता देता हूँ इसकी। ऐसा कि कहानी से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं हमारी। तो राजकीलम खेल खेल रहे होते हैं उस समय और देखते हैं कि जो बालक सबसे प्रतिभाशाली था वो राजा की भूमिका निभा रहा है और अब बच्चों में ही रह करके एक न्याय कर रहा है, बहुत उचित तरीके से, अच्छे ढंग से न्याय कर रहा है। और उसके न्याय प्रशासन की जो तरीका था बहुत अच्छा था। इसको देख करके वो ज़्यादा प्रभावित हुए और 100 सोने की मुद्राओं में इसको खरीद लेते हैं, ठीक है। सॉरी, 1000 स्वर्ण मुद्राओं में इसको खरीद कर लेकर आते हैं और अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। कहाँ? तक्षशिला। और तक्षशिला में ले जा करके ही इनका पालन पोषण करते हैं और 16 वर्ष की आयु तक इन्हें बहुत प्रशिक्षित कर देते हैं धनुर्विद्या और शस्त्रास्त्र में, ठीक है। यानी जो जितने भी जो विद्या होती है उन सबको इनके द्वारा सिखाया जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और 16 वर्ष की अवस्था तक इनको इतना प्रतिभाशाली, यानी एक जो राजा में एक गुण होते हैं वो सब चीज़ सिखा दी जाती हैं चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को। एक कहानी तो ये आती है कि यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी, वन में इनकी मुलाकात हुई थी, राजकीलम खेल खेलते समय इनकी मुलाकात हुई और वहाँ से इनको लेकर आते हैं, खरीद कर लेकर जाते हैं और तक्षशिला लेकर चले जाते हैं और वहीं पर इनका पालन पोषण करते हैं और बाद में इनको सम्राट बनाते हैं, ठीक है। अब बताऊंगा आगे। एक कहानी ये भी आती है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था जी? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था वो क्या था? 326 बीसी में। कब किया था? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 326 बीसी में। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाता।
ठीक है, ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। मैंने कल भी एक क्लास कराई थी, इससे पिछली वाली क्लास में जब विदेशी आक्रमण पढ़ाए थे मैंने बताया था। तो सिकंदर ब्यास नदी को पार नहीं कर पाता है। और मैंने इससे पहले ही बताया था कि ब्यास नदी के पीछे पीछे का जो एरिया होता है, एक का शासक होता है पौरस, ठीक है, एक का शासक होता है पौरस और दूसरे का शासक होता है राजा अंभी। कौन होता है? राजा अंभी, ठीक है। तो उस समय जब ये शासक यानी सिकंदर भारत आता है तो उस समय तक्षशिला का शासक होता है राजा अंभी। और ऐसा भी माना जाता है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उसी समय एक व्यक्ति उसके साथ आया था, उसकी सेना में एकमात्र सैनिक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके बारे में अभी उल्लेख भी मिलता है कि जो व्यक्ति थे, ठीक है, जेम्स प्रिंसेस, उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने यह दर्शाया था कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस, इनका नाम को जो उल्लेख मिलता है, ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं और वो विदेशी था यानी पारसिक था। और पारसी यानी फारस की खाड़ी में एक प्रांत था जिसे मकदूनिया प्रांत कहते हैं, ठीक है, यूनानी प्रांत था, मकदूनिया प्रांत था और उसका ही एक निवासी था, ठीक है, फिलिप द्वितीय, और उसका पुत्र था सिकंदर, और सिकंदर की सेना में एकमात्र सैनिक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो एक कहानी ये भी आती है। अब मैं कहानी बताता हूँ आपको। तो हुआ क्या था कि मैं बता रहा था कि राजा अंभी को लेकर के, राजा अंभी और पौरस, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि ये इस सिकंदर की सेना के साथ भारत से आया था, कि नाम था इसका चंद्रगुप्त मौर्य। और एक हुआ क्या था कि जब सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था सिंधु नदी के तट पर जाकर के, एक भाग गया था इसका स्थलीय मार्ग से जिसका नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया था, और एक भाग इसका गया था जलीय मार्ग से जिसका नेतृत्व निर्याकस के द्वारा किया गया था। तो ऐसा ही मानते हैं कि कुछ लोग यहीं पर रुक गए थे, भारत की परिस्थितियों को देख करके यहीं पर रुक गए थे, क्योंकि उस समय भारत संपन्न था, ठीक है, भारत बहुत ज़्यादा संपन्न देश था, यहाँ पर हर चीज़ें उपलब्ध थी। तो ऐसा ही मानते हैं कि यहीं पर कुछ लोग रुक गए थे, उन्हीं में से इसका एक सैनिक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि यहाँ पर जो छोटे छोटे शासक हैं वो एक दूसरे से खिलाफ हैं, ठीक है, कि यहाँ पर कोई स्थायी क्षेत्र नहीं है, स्थायी संगठन नहीं है, ऐसा कोई शासक नहीं है जो सभी छोटे छोटे शासकों को मिलाकर एक साम्राज्य बना सके, जैसा सिकंदर के द्वारा बनाया गया था। जैसा और भी शासक थे जो विदेशी शासक थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को बना रखा था बड़ा बड़ा करके। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे शासक ऐसे थे जो एक दूसरे से ही लड़ने में व्यस्त थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा ही माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय सुनते हैं कि मगध साम्राज्य पर, जो मगध अपने आप में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, उसका जो शासक था घनानंद था, नंद वंश का शासक घनानंद था। और इसके अंडर में क्या थे, बहुत सारे यानी 16 महाजनपदों के जो 15 महाजनपद थे बाकी, उन पर अधिकार कर लेता है। लेकिन इसी को लेकर के ये सोचते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कि उसके पास प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि किसके पास, घनानंद के पास, कि आप छोटे छोटे जो साम्राज्य हैं इनको मिलाकर के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कीजिए, ठीक है। लेकिन जब जाते हैं ये प्रस्ताव देते हैं उसे कि मैं आपका साथ दूंगा और आप छोटे छोटे साम्राज्यों को मिला करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कीजिए। तो उस समय घनानंद इस चीज़ को लेकर के बहुत क्रोधित हो जाता, कहता कि एक छोटा सा सैनिक मुझे एक इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट को आज्ञा दे रहा है कि ये सब चीज़ करने के लिए, तो इससे क्रोधित हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उसको चंद्रगुप्त को मारने के लिए आदेश देता है। जल्लाद जब इसे मारने के लिए लेकर जाते हैं तो उस समय उनसे छुट करके भाग जाते हैं और जंगलों में यानी वन की तरफ निकल पड़ते हैं। और वन में इन्हीं की मुलाकात होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मुलाकात होती है चाणक्य के साथ। तो चाणक्य भी उधर अपमानित होकर भागे थे और उधर से ये भी जान बचाकर भागे थे। तो दोनों का उद्देश्य एक ही था कि घनानंद को तहस नहस करना। तो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। कहते हैं ना कि कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वही बातें हुई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य इधर से मिले और चाणक्य उधर से मिले, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और अंत में जाकर के 322 BC में, ठीक है, घनानंद के युद्ध हुआ था चाणक्य उसके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और एक नए वंश का उदय होता है मगध साम्राज्य पे, जिसे कहते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के उदय की कहानी थी कि कैसे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था, नंद वंशों का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। संस्थापक कौन था इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब करी। देखिए, इसको लेकर के दो संधि होती है। पहले मैं बता देता हूं, थोड़ा सा और समझिए अभी, ठीक है।
आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सिकंदर जब भारत आता है तो भारत आया था 326 में। कब आया था? 326 बीसी में सिकंदर भारत आया, यानी इसने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सिकंदर यहाँ 19 महीने रहा भारत में, ठीक है। इसने आक्रमण किया था, काफी समय तक भारत में रहा, 19 महीने, ठीक है। क्योंकि 26 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 24 आता है, और 323 में वह वापस लौट कर जा रहा था, यानी कम से कम 19 महीने यानी 1.5 साल से ज़्यादा ये भारत में रहा। और भारत में रह करके यहाँ की परिस्थितियों को इसने जाना, देखा, लेकिन भारत की व्यास नदी को ये पार नहीं कर पा रहा था, यानी व्यस्त था ये, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैंने बताया था पहले बल्ख जाता है, फिर कहाँ आता है? काबुल आता है, ठीक है। और काबुल से फिर हिंदुकुश पर्वतमाला पार करता है, फिर भारत में प्रवेश करता है। राजा अंबिके से राजा अंबी युद्ध नहीं करता है, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद पोरस के पास जाता है, पोरस से युद्ध होता है, पोरस की महानता को देख करके उसका साम्राज्य वापस कर देता है, उसको अपना मित्र बना लेता है। तो 300 सिकंदर जो रहता है यहाँ पे 19 महीने तक भारत में रहता है। कितने महीने तक? 19 महीने भारत में रहता है, और यहाँ पर बहुत सारे कार्य भी करता है, डेवलपमेंट के कार्य करता है, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान क्षेत्र वाले भारत में नहीं, उस समय तत्कालीन समय वाले भारतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। ये रहते हैं यहाँ पे, और इसके बाद ही देखिए यहाँ पे 19 महीने रहने के बाद जब ये भारत बाहर जाता है 323 बीसी में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है, वापस जाते समय, ठीक है। बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है सिकंदर की, ठीक है। बेबीलोन में मृत्यु, सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में, ठीक है। जब 323 में मृत्यु हो जाती है तो इसका साम्राज्य जो होता है, उस साम्राज्य को बंटवारे को लेकर के इसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें एक संधि होती है, जिसे कहते हैं हम बेबीलोन की संधि। क्या कहते हैं? बेबीलोन की संधि, ठीक है। सिकंदर के उत्तराधिकारियों में सिकंदर के जीते हुए साम्राज्य के बंटवारे को लेकर के एक संधि होती है, जिसे हम बेबीलोन की संधि कहते हैं। और वो संधि कब होती है? 323 बीसी में। 323 बीसी में ठीक है, सिकंदर के जीते हुए क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर के सिकंदर के उत्तराधिकारियों में एक संधि होती है, जिसे बेबीलोन की संधि कहते हैं। और जब यह संधि हुई थी तो इस संधि में भारतीय क्षेत्रों का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, याद रखना, भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसके 2 साल बाद 321 बीसी में एक और संधि होती है, इसको लेकर के ही, किसको लेकर के? इसके जीते हुए क्षेत्रों को लेकर के, जिसे बोलते हैं हम ट्रिपे रेडिस की संधि। ट्रिपे रेडिस की संधि, ट्रिपे रेडिस की संधि होती है। और इस संधि में, ये 321 बीसी में ट्रिपे रेडिस की संधि होती है, और इस संधि में भारतीय जीते हुए क्षेत्रों का, सिकंदर के द्वारा जीते हुए भारतीय क्षेत्रों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और इससे यह पता चलता है कि जब बेबीलोन की संधि हुई थी तो जब उसमें भारतीय क्षेत्रों का उल्लेख था, लेकिन जब द्वारा से सिकंदर के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को लेकर के उसके क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर के संधि होती है, ट्रिपे रेडिस की संधि, तो उस संधि में भारतीय जीते हुए क्षेत्रों का उल्लेख नहीं मिलता। तो इस बात से हमें यह स्पष्टता होती है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व से पहले तथा 323 ईसा पूर्व के बाद हुई थी। यानी कहने का मतलब है 321 और 323 के बीच में एक तिथि आती है, जिसे कहते हैं 322 बीसी। और 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना है। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था 322 बीसी में। किसके द्वारा करवाया गया था? चाणक्य के द्वारा। अब इनके साम्राज्य को आप देख सकते हैं, कितना बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार आए थे, ठीक है, और इतिहासकार आए थे, और इतिहासकारों ने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो सेना थी वो 6 लाख की सेना थी, और 6 लाख की सेना को लेकर के इन्हें संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, ठीक है। आप इनके साम्राज्य को देखिए, इधर की साम्राज्य की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा साम्राज्य, ठीक है। आप इधर देख लीजिए कितना बड़ा साम्राज्य है, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा साम्राज्य, देखिए इधर, ठीक है। ये आपके यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पर असम तक, ठीक है, असम, ठीक है, असम तक। इधर देखिए ये आगे आपका, यहाँ पर देखिए आप तमिलनाडु, ठीक है। केवल 2 ही क्षेत्र ऐसे, 3 क्षेत्र ऐसे थे, चोल, चेर तथा पांडे, ये क्षेत्र मुक्त थे। बाकी पूरा संपूर्ण भारत, ठीक है। इधर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र ये बचा हुआ था, ठीक है। लेकिन इधर पूरा अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान के बैक्टीरिया यानी अफगानिस्तान तक, ठीक है,
अफगानिस्तान, दक्षिण में आपके तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र भी इनके अंडर में ही था, याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा साम्राज्य था, आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, यही थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बात करें आगे नेक्स्ट। देखिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो किसी भी, देखिए किसी भी इतिहास के, ठीक है, किसी भी चीज की जानकारी के लिए दो ही स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, एक होता पुरातात्विक स्रोत, एक होता साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें देखिए जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं, तो देखिए वे स्रोत जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होते हैं और जिनसे किसी इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी ऐसे स्रोत जो किसी खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हों और जिनसे किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उन स्रोतों को हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी एक ऐसे लिखित स्रोत, ठीक है, जो ग्रंथ के रूप में या पुस्तकों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं और जिनसे किसी का लिखित स्वरूप हमें प्राप्त होता है, उनको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है। देखिए इनमें जो आता है पुरातात्विक स्रोत में एक आता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ये भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और ये जो कब इसकी स्थापना हुई थी 150 से, ठीक है, 150 बीसी में, 150 एडी में, सॉरी 150 एडी में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो रुद्रदामन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। रुद्रदामन कौन था, तो ये शासक रुद्रदामन था। और इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था, सौराष्ट्र में स्थित एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। उसके द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। 150 एडी में यह अभिलेख का निर्माण किया गया था, ठीक है। और 150 एडी में ये जानकारी देता हमें शासक रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो ये इस अभिलेख की स्थापना की गई थी 150 एडी में और ये हमें जानकारी देता है सुदर्शन झील के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी, ठीक है। आगे जो आता है अशोक के शिलालेख, ठीक है, अशोक के शिलालेख और अशोक के अभिलेख। अब देखे होंगे अशोक के 13 शिलालेख, बड़े बड़े 13 शिलालेख हैं जिन पर लेख लिखे हुए हैं। शिला का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों पर लेख लिखे हुए हैं, 13 लेख लिखे हुए हैं। तो याद रखना 13 शिलालेख, जबकि देखा जाए तो 14 शिलालेख हैं ये, ठीक है, 14 शिलालेख हैं। और अभिलेखों की भी संख्या है, तो अशोक के अभिलेख और अशोक के शिलालेख, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। वहीं अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो अर्थशास्त्र यानी क्या होता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी ये एक, अर्थशास्त्र से आप नाम समझ लीजिए, ये अर्थशास्त्र जो थी ये एक, ठीक है, इकोनॉमिक्स की पुस्तक ना होकर के एक राजनीति विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक थी। क्या थी ये, अर्थशास्त्र जो थी ये राजनीति विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक थी, राजनीति विज्ञान पर आधारित पुस्तक। थी, ठीक है। और इसमें देखिए प्रशासन के बारे में बातें लिखी हुई थी, एक राजा किस प्रकार से होना चाहिए, राजा के क्या क्या अंग होने चाहिए, इसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के अन्य नाम का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। चाणक्य की बात करें तो इन्हें विष्णुगुप्त, ठीक है, और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र। और देखिए इसमें अगर बात करी जाए चाणक्य का अर्थशास्त्र में, तो देखिए इसमें 15 भाग, 180 उपभाग तथा 6000 मंत्रों का इसमें उल्लेख मिलता है। कितने, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, 15 भाग हैं, मैंने अध्याय हैं, ठीक है, 180 उपाध्याय हैं, 180 उपभाग हैं, ठीक है, और 6000 इसमें मंत्रों का उल्लेख में मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, 6000 मंत्रों का उल्लेख मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। वहीं बात करें मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में, तो देखिए मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज कौन था, पहले तो इसके बारे में जान लीजिए कि मेगस्थनीज कौन था। तो देखिए मेगस्थनीज हुआ क्या था, जब सिकंदर भारत से वापस चला जाता है तो इसका एक सेनानायक था, यानी इसका एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। आपने सुना होगा सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर एक उत्तराधिकारी था, किसका, सिकंदर का उत्तराधिकारी था। हुआ क्या था कि 305 बीसी में पता नहीं क्या हुआ था इसको, ये भी रात को सो करके उठा, सुबह में सो करके उठा
तो इसके दिमाग में पता ना क्या आया और इसने क्या क्या किया, इसको भी एक सपना आया, जैसे सिकंदर को एक सपना आता है कि मैंने पूरा विश्व जीत लिया सपने में, और विश्व विजय को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। ऐसा ही सपना इसको भी आया था, और ये जब जैसे ही सुबह उठा सो के, तो इसने देखा कि इसको सपना आया है कि इसके सपने में इसके गुरु आए हैं। गुरु मानता था सिकंदर को ये कि मेरे गुरु का जो अधूरा सपना है मैं उसका पूरा करूंगा। यानी जो इसका गुरु नहीं कर पाया था, नहीं जीत पाया था, वो ये पूरा करने के लिए निकल पड़ा और अपनी सेना लेकर के सीधा चला आया कहाँ, भारत की तरफ। व्यास नदी को पार कर गया ये, और सीधा जब देखा इसने, तो जब ये आया तो आने के बाद जब देखा कि भारत में उस समय घनानंद तो है नहीं, शासन किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का इसके सामने मुकाबला हुआ, और 303 बीसी में, कब, 303 बीसी में इसका युद्ध होता है किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। और युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य इसे 500 हाथी दान में देता है। ठीक है, क्या देता है, 500 हाथी इसको दान में दिए जाते हैं। लेकिन सेल्यूकस निकेटर और अपनी मित्रता और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, और अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है 303 बीसी में। 303 बीसी में एक युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, और इस युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है, और एक दूत भेजा जाता है जिसका नाम होता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, दूत बनता है। ठीक है, और यहाँ पर रहता है 298 बीसी तक भारत में रहता है, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहता है तब तक भारत में रहता है। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, वापस। ठीक है, और इससे भी हमें जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है, और इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इस समय क्षत्रिय था। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, मैं इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, ये है आपके पुरातात्विक स्रोत, ये पुरातात्विक स्रोत हैं, ये शिलालेख हैं, ये लेख हैं। ठीक है, ये कुछ भवन के बने हुए हैं। ठीक है, इमेजेस बनी हुई हैं, यहाँ पर देखिए चित्र हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें जानकारी देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, छोटी छोटी ये बनी हुई हैं, ये भी हमें क्या देती हैं, जानकारी देती हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, जानकारी कैसे इनका उदय हुआ, ठीक है, किस प्रकार से हुआ, किस वंश को समाप्त करके। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक क्वेश्चन कैसे बनेंगे किसी भी एग्जाम में। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की समाप्ति करने के बाद अपने वंश की स्थापना की, तो नंद वंश की समाप्ति करने के बाद अपने वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंशों का समापन कब किया, यानी नंद वंशों का विनाश कब किया, तो 322 बीसी में नंद वंशों का विनाश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोत से मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ कब युद्ध हुआ था, 303 बीसी में युद्ध हुआ था। ठीक है, संधि हुई थी, दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, तो संधि हुई थी। ठीक है, युद्ध तो पहले ही हो जाता है, 304 में हो जाता है, लेकिन संधि बाद में होती है। और यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी भारत आया था, तो राजदूत जो आया था, ठीक है, मेगास्थनीज भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए, तो ये थे यहाँ तक इसकी जानकारी। नेक्स्ट क्लास में जो बातें करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे एकदम इनके जन्म को लेकर के, तिथि को लेकर के, ठीक है, इनका राज्याभिषेक कब हुआ, किससे इन्होंने युद्ध किया। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।